नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका फीडवर्ल्ड में। दोस्तों, ये मेरा नवा वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट सीरीज में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे पुराने वाले तो बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट मिस करेंगे, क्योंकि इसमें मैं पूरा एक फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे आप एक अच्छा स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे एक वैल्यूएशन एनालिसिस किया है किसी कंपनी का, उसी वीडियो को जस्ट हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया पी मल्टीपल के बारे में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया पैग रेशियो के बारे में और अर्निंग यील्ड के बारे में। तो दोस्तों, उन सब चीजों को डिस्कशन करने के बाद आइए इस वीडियो में मूव होते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो किसी भी कंपनी के बारे में बताता है कि आप उस कंपनी के नेट असेट के लिए कितने रुपए देने के लिए तैयार हैं। नेट असेट का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं पूरी कंपनी को बेच दूं तो सारी आउटसाइड लायबिलिटी को चुकाने के बाद कितना पैसा उस कंपनी में बचने वाला है। अगर मैं इसको फॉर्मूला निकालने जाऊं तो आप टोटल लायबिलिटी साइड में से सारी आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दीजिए, इक्विटी और रिजर्व्स को छोड़ के। इक्विटी और रिजर्व्स का पार्ट ही नेट असेट है दोस्तों। अगर मैं कंपनी के ओवरऑल मार्केट कैप को उसकी नेट असेट से डिवाइड कर दूं तो मेरे सामने आ जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू। और दोस्तों, जैसा ही ये प्राइस टू बुक वैल्यू एक के से नीचे रहेगा तो आप समझ लीजिए वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जैसे ये फिगर एक को क्रॉस करती है तो वो ओवर वैल्यूड स्टॉक हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर ये वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब है मार्केट उस कंपनी के नेट एसेट के लिए 1:1 का रेशियो दे रहा है, कि यानी 1 रुपए की नेट एसेट सामने मार्केट के उसे 1 रुपए देने के लिए ही तैयार है। दूसरी तरफ जैसे ये रेशियो 1 से ज्यादा शुरू होने लग जाएगा, इसका मतलब है मार्केट उस कंपनी की नेट एसेट के लिए 1 से ज्यादा रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने कहा, 1 से कम अगर रेशियो रहेगा तो वो अंडरवैल्यूड स्टॉक रहेगा, और 1 से ज्यादा वाला रेशियो ओवरवैल्यूड स्टॉक रहेगा। और हमें प्रेफर करना है ओनली एंड ओनली अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के बारे में। प्राइस टू सेल रेशियो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये रेशियो बहुत पॉपुलर नहीं है, बट स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट रेशियो है, जो दिखाता है कि क्या एक्चुअली कंपनी अंडरवैल्यूड है या नहीं। दोस्तों, ये रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आप किसी कंपनी की मार्केट कैप को, टोटल मार्केट कैप को उस कंपनी की जो भी रिसेंट सेल है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा प्राइस टू सेल रेशियो। और दोस्तों, ये रेशियो जितना कम रहेगा, जितना 1 के नजदीक रहेगा, 1 से कम रहेगा तो डेफिनेटली अंडरवैल्यूड है, और जितना हायर मल्टीपल में चले जाएगा वो ओवरवैल्यूड हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपको एक कैटेगरी बताऊं, अगर आपको मैं रेंज बताऊं तो दोस्तों रेंज बनता है, अगर आप ये रेशियो 1.5 से नीचे मिलता है 1.5, 1.4, 1 या 0.9 की सीरीज में, तो डेफिनेटली अंडरवैल्यूड स्टॉक होना चाहिए। और जैसे ही ये रेशियो 3 को क्रॉस करता है, 3.5 को क्रॉस करता है फिगर, तो ये ओवरवैल्यूड स्टॉक होना चाहिए दोस्तों। डिविडेंड यील्ड भी किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन एनालिसिस में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों क्या होता है कि कंपनी जब अपना प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ प्रॉफिट का पार्ट एज ए शेयर होल्डर डिविडेंड हमें बांट देती है। दोस्तों, जब मैं इस डिविडेंड को उस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे सामने जो फिगर आएगा दोस्तों वो निकल कर आएगा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को कंपेयर करने के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कोई फ्लैट लेते हैं, उस फ्लैट को रेंट पे आपने चढ़ा दिया, तो जो रेंट मिलेगा आपके फ्लैट की कॉस्ट के सामने उसे कहा जाएगा डिविडेंड यील्ड। दूसरी तरफ आपने कहीं मार्केट में इन्वेस्ट किया, एफडी में इन्वेस्ट किया, तो उसके सामने जो आपको अर्निंग आएगी रेगुलर बेसिस पे उसे आप डिवाइड करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, तो आपके सामने जो वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों वो रहेगा डिविडेंड यील्ड। और जैसे जैसे डिविडेंड यील्ड का फिगर बढ़ता चला जाएगा स्टॉक अंडरवैल्यूड होगा, और जैसे जैसे डिविडेंड यील्ड का फिगर कम आएगा स्टॉक ओवरवैल्यूड हो जाएगा। मैं प्रेफर करता हूं ऐसी कंपनीज में जिनका डिविडेंड यील्ड 5% या उससे ज्यादा हो। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, डिविडेंड कंपनी अपने प्रॉफिट में से बांटती है। कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि कंपनी खूब सारा प्रॉफिट कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं बांट रही है। उसका दोस्तों प्रमुख कारण हो सकता है कि कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रही है और प्रेफर नहीं कर रही कि उसे डिविडेंड की फॉर्म में बांटा जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने बहुत जरूरी है कि कंपनी जो भी पैसा बिजनेस में रिटेन कर रही है और उसे फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, उसके लिए एक मैट्रिक है जो कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि कंपनी हर 1 रुपया जो बिजनेस में रिटेन करती है और जिसे बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट करती है, उसके सामने कंपनी को एटलीस्ट 1 रुपये फर्दर कमा के देने चाहिए। इसे दोस्तों रिटेन अर्निंग की ग्रोथ कहा जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में मैनेजमेंट एनालिसिस वाले पार्ट में डिस्कशन किया है, आप उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको एक कैटेगरी बताऊं, अगर आपको मैं पूरी कंपनी को बेच दूं तो सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को चुकाने के बाद कितना पैसा उस कंपनी में बचने वाला है। अगर मैं
ईवी बाय इबिडा। दोस्तों एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय इबिडा, आखिर में ये होता क्या है? दोस्तों किसी भी बिजनेस को अगर आपको खरीदना हो, पूरे होल बिजनेस को अगर आप खरीदना चाहेंगे तो दोस्तों जिस वैल्यू पर हम उसे खरीद सकते हैं उसे कहा जाता है एंटरप्राइज वैल्यू। और एंटरप्राइज वैल्यू का दोस्तों फॉर्मूला निकल कर आता है इक्विटी प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि उस बिजनेस में जो भी पैसा लगा हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म फॉर्म में हो चाहे वो लॉन्ग टर्म फॉर्म में हो, ऑपरेटिंग बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है उसको अगर मैं पूरा पूरा एक्वायर करना चाहूं तो जो मुझे पैसा देना पड़ेगा दोस्तों वो रहेगा एंटरप्राइज वैल्यू। और जहां मैं बात कर रहा हूं इस फॉर्मूले इक्विटी की, तो इक्विटी का मतलब है एज ऑन डेट उस कंपनी का मार्केट कैप है। आपने देखा होगा जब भी कंपनियां एक दूसरे को एक्वायर करना शुरू करती है मार्केट में तो वो इसी फॉर्मूले का यूज करती है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये है क्योंकि हम पूरी कंपनी को एज ए होल एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं एज ऑन डेट कंपनी को खरीदूं तो कितने का इस कंपनी को खरीद सकता हूं। दूसरी तरफ दोस्तों इस फॉर्मूले का सेकंड पार्ट है एबिटा। एबिटा का मतलब है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है, कंपनी अपने बिजनेस जो कोर एक्टिविटीज हैं उससे कितना पैसा कमा रही है। दोस्तों अगर मैं देखना चाहूं तो जनरली एज ए रिटेल शेयर होल्डर ये रेशियो हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, और वैसे ये रेशियो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑल स्टेक होल्डर के लिए, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो बॉन्ड शेयर होल्डर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, चाहे वो बैंक वाले हो, चाहे कोई क्रेडिट एजेंसी वाले हो, सभी के लिए रेशियो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। बट एज ए रिटेल शेयर होल्डर आई डोंट फाइंड कि ये रेशियो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारे काम का हो सकता है। दोस्तों फिर भी मैं आपको जैसे एक रेंज बताता हूं, ईवी बाय इबिडा, ये कोशिश कीजिए जितना कम से कम ये नंबर होगा एज कंपेयर टू इंडस्ट्री और एज कंपेयर टू पीयर्स, तो डेफिनेटली ये एक अंडरवैल्यूड स्टॉक होने के साइन हो सकते हैं इन देयर इंडस्ट्री एंड एज वेल एज टू देयर कंपीटर। दैट इज व्हाई आपने देखा होगा कि जितने भी एक्विजिशन होते हैं मार्केट में, जितने मर्जर होते हैं वो सभी इसी रेशियो के बेस पे होते हैं, क्योंकि वो सभी अपने कॉम्पिटिटर से चेक करते हैं कि मार्केट में इस कंपनी का क्या रेट हो सकता है। दोस्तों आई होप ये आपको सीरीज बहुत पसंद आया होगा, पूरा बहुत मेहनत लगी है, बहुत प्यार लगा है आपका इसको बनाने में। मैंने बहुत मेहनत से इस सीरीज को डेवलप किया है। दोस्तों इस सीरीज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, और आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दोस्तों इसी के साथ ये मेरी पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। मैं लास्ट और फाइनल वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, उसमें मैं इस पूरी सीरीज को एक समराइज करूंगा 15-20 मिनट में, जिससे कि आप अगर बीच में आपने कोई एपिसोड छोड़ भी दिया होगा तो भी आप उस वीडियो की मदद से उससे कैचअप कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।